Hello, UGC NET aspirants. I welcome you all to my YouTube channel. I hope आप सारे बच्चे sound हैं, safe हैं, and you are preparing well for your exam. जिन बच्चों ने 2020 में यूजीसी नेट का पेपर दिया था कॉमर्स का स्पेसिफिकली, उनको ये बात अच्छे से पता है कि ये एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट में भी वो 10 यूनिट्स आई थी, इवनिंग में भी वो 10 यूनिट्स आई थी, लेकिन क्वेश्चंस अलग थे। राइट आज हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट की। मॉर्निंग शिफ्ट में इस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आए थे ये समझते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली। अच्छा, मैं ये स्पेशल वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ ये आपको अभी पता लगने वाला है। ये देखिए, क्योंकि आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज के साथ। आपको मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी इस क्वेश्चन का ये आंसर है, मैं आपको रीजन दूंगी कि एग्जैक्टली वही क्यों रीजन है, वही आंसर क्यों है। और हमेशा हमें ये बात ना पता है, सारे बच्चों को ये बात पता है कि चाहे क्वेश्चन रिपीट हो चाहे वो क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आए वो टॉपिक रिपीट हो। इसी वजह से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी लास्ट में। सबसे ये स्टार मार्क है आज की वीडियो का, प्रॉपर एनालिसिस होगा। हमें आज पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक से, हमने कितने टॉपिक्स पढ़े इकोनॉमिक्स में है ना, एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसी वजह से आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं with my introduction. My name is Reema Nair. I have done MCOM. I have qualified UGC NET exam 2 times. I have qualified my JRF once with All India rank 38th in commerce with 99.94 percentile. अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप जुड़ सकते हैं। वहां जाना है और आपको सर्च करना है रीमा नैयर, चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के लिंक्स और उनकी फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी। राइट और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट फर्दर जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं आपको उनके लिंक्स टाइमली मिल जाए और आपकी प्रेपरेशन में कोई रुकावट ना हो। राइट आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। देखिए, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट in different markets until the MR of last unit equals to MC of product sold in each market. It is described by price discrimination of first degree, second degree की third degree, या equilibrium price या price discrimination। क्या बोलते हैं, जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है सी, ऑप्शन नंबर सी, विच इज सी एंड ई। राइट सॉरी, सी एंड ई। ये देखो, जब ना हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं एक ही प्रोडक्ट का, सबसे पहली बात उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। यस, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड जुड़ा है डिफरेंट मार्केट्स। आपने क्या किया, ये पूरी मार्केट है बच्चे, आपने इसको अलग अलग पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, तभी तो ये डिफरेंट मार्केट्स बनी। यही बात है ना। तो आप प्रोडक्ट अलग अलग बेच रहे, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। मैं आपको बात यहां बताना चाहती हूँ, जो हमारी इकोनॉमिक्स की मैराथन हुई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये 4.5 आवर्स की हुई थी मैराथन हमारी इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जिसमें जितना सिलेबस में मेंशन है ना, वो टॉपिक्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर किए हैं और हर चीज इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करी गई है ना कि आपको ये वीडियो में देख के मजा आ जाएगा। तो इस मैराथन में हमने ये टॉपिक किया था। राइट आइए समझते हैं। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। कंपनी चार्जेस मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। अगर ना कोई एक प्रोडक्ट समझो, जैसे ना फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, ये चॉकलेट का मैक्सिमम है प्राइस कितना चार्ज कर सकता हूँ मैं, इसका मैक्सिमम 100 रुपया चार्ज कर सकता हूँ, वो इतना चार्ज कर लेता है। इसकी वजह से पता है क्या होता है, कंज्यूमर बेचारे के पास कोई सरप्लस ही नहीं बचता। सेकेंड डिग्री की डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, जब आपको मतलब कंज्यूमर को यहाँ डिस्काउंट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि जब वो गुड्स या सर्विसेज बल्क में खरीदता है
उसकी वजह से जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है और प्राइस में अंतर आता है, इसको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बोला जाता है। थर्ड डिग्री जो कि क्वेश्चन था, सेलर क्या करेगा, सारी की सारी मार्केट को डिवाइड कर देगा ग्रुप्स में और अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। ये देखो, ये हमने किया था ना, पहले तो ग्रुप्स डिवाइड किए और हर एक मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करने को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, राइट। ये सारे टॉपिक्स आपको मेरी मैराथन में मिलेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत अप्रिशिएट करी गई है थ्रू all the students and I want you also to take the benefit, right? आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions? Non-satiation, clarity of preferences, divisibility of goods and services, economic service motive and possession of information। जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए, अगर बच्चे अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आंसर देख के उसके बाद आगे देख सकते हैं वीडियो को, राइट। इसका आंसर देखो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। डी में मतलब ए बी डी एंड ई ऑप्शन आ रहे हैं, ए बी डी एंड ई। कंज्यूमर रैशनैलिटी, सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर रैशनल। नॉन सटाइशन का ये मतलब है कि कंज्यूमर को कभी भी फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, मुझे बताओ, ये है एक यूनिट ऑफ चॉकलेट, 1 चॉकलेट वर्सेस 2 चॉकलेट्स, किस में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 2 चॉकलेट्स में। अच्छा, 2 चॉकलेट्स की 4 चॉकलेट्स, किस में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है? 4 चॉकलेट्स में। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी सेटिस्फैक्शन कभी फुल नहीं हो रही है? फर्स्ट थिंग, ए ऑप्शन आएगा ही आएगा। क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, अगर मुझे पता है कि मुझे मैगी नहीं लेनी, मुझे चॉकलेट लेनी है, तो ये प्रेफरेंसेस ना कंज्यूमर को क्लियर है, उसको पता है उसको क्या प्रेफर करना है, उसको क्या प्रेफर नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए पहले, इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव। यहाँ पे ये मतलब वो कहना चाहता है कि कंज्यूमर का ना फोकस हमेशा ये रहेगा कि वो कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके, इसी को ही रैशनैलिटी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आएगा ही आएगा। पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास होगी तभी जाके वो अपनी चॉइस कर पाएगा, उसको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, राइट। अब ये बचा है हमारे पास इकलौता ये वाला ऑप्शन, देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अच्छा, ये ऑप्शन बोलता क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या हर एक गुड को आप डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा, मैं टीवी की बात करूं, क्या टीवी के टुकड़े कर सकते हैं आप? नहीं, कि टीवी की स्क्रीन से इतना बेनिफिट है, टीवी के स्पीकर से इतना बेनिफिट है, ऐसे नहीं कर सकते। कई गुड्स डिविजिबल नहीं होते, इसी वजह से ऑप्शन सी इंक्लूड नहीं किया गया, राइट। ये है वही बात मैंने आपको समझा दी है, कंज्यूमर रैशनैलिटी में क्या क्या आता है। नॉन सैटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होती, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस होती है, उसको क्या चाहिए, इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव है, मैक्सिमाइज करता है सेटिस्फैक्शन, पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और इनडिविजिबिलिटी ऑफ सम आइटम्स, लाइक कुछ आइटम्स डिविजिबल नहीं हो सकती, जैसे टीवी हो गया, एलईडी हो गया और एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से एक और क्वेश्चन आया है, क्या कंडीशंस हैं इसकी? फर्म्स मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर, firms price elasticity of demand for product in different markets must be different, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी अलग होनी चाहिए, मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मुझे कॉम्बिनेशन बताएं, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे आंसर देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए बी एंड सी। फर्म्स मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर। प्राइस देखो, आपकी ना मोनोपोली है, ये है आपकी मोनोपोली और ये सारे कंज्यूमर्स हैं, आपकी मर्जी, आपको इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करना है, इससे कम करना है, आप इसको जानते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मतलब आपके पास सबसे पहले मोनोपोली पावर तो होनी ही चाहिए। जिस ऑप्शन में ए नहीं आया उसको तो काट दो, ये लो, ये ऑप्शन हमने काट दिया, ये नहीं आएगा।
अगला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंट। अब कोई भी एक प्रोडक्ट है आपका, है ना, होल्ड ऑन, ओके, कोई भी बच्चे आपका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ना अलग होनी चाहिए। मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ भी ले लो, उससे मतलब अगर प्राइस ज्यादा बढ़ता है कम होता है, इलास्टिक जरूरी नहीं है उतनी बढ़े उतनी कम हो, अलग अलग होनी चाहिए। तो ये भी होता है अलग अलग मार्केट्स में, ये भी जरूरी बात है, ठीक है। अगर जिस मार्केट में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब प्राइस चाहे इतना बढ़ा लो चाहे इतना कम कर लो, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी। जहाँ ये है ना बहुत ही आपकी कम है प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पे हम ना ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे। और लेकिन दूसरी मार्केट है, हल्का सा प्राइस बढ़ाया नहीं कि डिमांड नीचे आ गई इतनी ज्यादा, वहां आपको ना प्राइस कम चार्ज करना पड़ता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सॉरी सी पॉइंट, मार्केट मस्ट बी सेपरेबल। अब दो मार्केट्स हैं, है ना, एक ए मार्केट है और एक बी मार्केट है। इसमें आप 10 रुपए में सामान बेच रहे हैं, इसमें 12 रुपए में। ये तभी पॉसिबल है जब ये मार्केट में ये दीवार आएगी बीच में, जब ये अलग हो पाएंगी। अगर ये एक ही मार्केट थी तो पॉसिबल नहीं था ना कि एक ही मार्केट में आप किसी से 10 ले रहे हैं किसी से 12 ले रहे हैं, इनको पता चल जाएगा क्योंकि वो एक ही मार्केट में है। तो ऑप्शन सी भी आएगा, ए बी सी ये इंक्लूडेड है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ये क्या कहना चाहते हैं? देखो बच्चे, पहला समझा था हमने मोनोपोली होनी चाहिए, मोनोपोली में एक सेलर होता है, सिर्फ उसी के पास चॉइस है कि वो किसको सामान सस्ते में बेचे किसको महंगे में। लेकिन अगर फ्री एंट्री और एग्जिट हो गई फर्म्स की, मतलब और फर्म्स आ गई, आपको नहीं लगता वो वाली फर्म्स जो अब आई हैं न्यू है वो कम प्राइस चार्ज करेंगी, और आपका जो मोटिव था कई जगह ज्यादा करने का कई जगह कम करने का वो फेल हो जाएगा। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स नहीं होना चाहिए। जिस ऑप्शन में डी आया है उसको काट दो एंड वी आर लेफ्ट विद द आंसर, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। मैंने आपको समझा दिए रीजंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए मार्केट, अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए, एक्सपेंड, अच्छा ये मार्केट अलग होती है ना, और इनको अलग करने का एक्सपेंडिचर मिनिमम होना चाहिए। कभी कभी लीगल सैंक्शन होती है, गवर्नमेंट बोल देती है कि हाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिएगा, कमर्शियल यूज के लिए और रेजिडेंशियल यूज के लिए रेट्स अलग होते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से भी हो सकता है और बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स की वजह से भी आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। इफ एन एस्टिमेटेड कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस, what type of returns to scale does this production function exhibit? ये सारी चीजें हमने मैराथन में कवर करी हुई हैं अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी है मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सारी की सारी मैराथन देखना। अगर अच्छी लगे तो ही, मैं फोर्स नहीं कर रही, अगर अच्छी लगे तो ही अपने जितने फ्रेंड्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक शेयर करना, राइट। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अपना ए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये कैसे पता चलता है कॉप डुगलस में इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता चलता है? ये देखो, ये दिख रहे हैं नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं अल्फा और बीटा। अगर दोनों को ऐड करके 1 आता है, अगर 1 आता है तो वो कौन से रिटर्न्स होते हैं? कांस्टेंट रिटर्न्स। अगर अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके आंसर इज मोर देन 1 तो ये होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और वैसे ही आप समझ गए होंगे डिक्रीजिंग क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 आता है, ये होते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्वेश्चन देखो, 0.6 प्लस 0.8, ये क्या बन रहा है? आपको नहीं लगता दिस इज मोर देन 1? 0.6 और 0.8 को ऐड करो तो कितना बन रहा है? 1.4 बन रहा है। तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अगर 0.5 प्लस 0.5 होता तो ये होता कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर 0.5 प्लस 0.3 होता तो ये होता डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बच्चे आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत होगी ना बेझिझक कमेंट्स में लिख देना, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगी वहां पे, ठीक है। आगे देखिए, इन लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन एल इज कंसिडर्ड एज, अब ये है 4 ऑप्शंस, इनको पढ़िए। एल का क्या मतलब है लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन में?
इसका आंसर देखो, आंसर है सी, बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट इन प्रोडक्शन फंक्शन। बाइंडिंग जो चेंज नहीं होता। देखो एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, द लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन इट इज नेम्ड आफ्टर, अच्छा नाम कहां से आया, इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट थे वैसिली लियोंटिव, इनके नाम से ये सबसे पहले नाम आया। यहाँ क्या होता है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपका लेबर और कैपिटल रहेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड जो कि चेंज नहीं होता। बाइंडिंग का भी तो यही मतलब है, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो मीन्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन, राइट। अच्छा, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट in production process is one where optimal solution lies on the line of constraint। जो भी constraint की line है ना, यहाँ आपका optimal solution है, fixed है, आप change नहीं करना चाहते, fixed है, इसी वजह से binding है, right। आइए, thus if line of constraint is changed optimal solution नहीं रहेगा and it is called non binding। चलिए ये तो extra information है, तो main आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, right। अब यहाँ पे ना आइसोकॉन्ट कर्व, ये ना मैंने अपनी क्लासेस में करवाया था बच्चों को। आइसोकॉन्ट कर्व में ना एक शेप बनती है राइट एंगल्ड, जिसको हम बोलते हैं लियोंटिव आइसोकॉन्ट कर्व। ये देखो, जितना लेबर होगा उतना कैपिटल होगा, अगर लेबर 2 यूनिट से बढ़ी तो कैपिटल 1 यूनिट से बढ़ेगी, अगर फिर 2 यूनिट से बढ़ी कैपिटल फिर 1 यूनिट से बढ़ेगी। तो ये जो इनके कॉम्बिनेशन है ना, लेबर 2-2 से बढ़ रही है, कैपिटल 1-1 से बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, ये सेम रहेंगे, ठीक है, फिक्स्ड है। और इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है बच्चे। आगे देखो, 6 questions. Question number 6. In a rising consumer income scenario, the preferred decision choice of business firms for low income elastic products कैसी रहेगी? आपको ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी बहुत ही लो इनकम इलास्टिक है वो, मतलब इनकम के आपके, अगर आपकी ना कंज्यूमर की इनकम बहुत बढ़ गई तो आपका प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड उतनी नहीं बन रही, नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि वो लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट है। अच्छा, उस केस में कंज्यूमर की इनकम ना बढ़ गई, एज अ बिजनेसमैन आपका क्या डिसीजन होगा? क्या प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, प्रोडक्ट की रिपोजिशनिंग होगी, कि प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट होगी? इस क्वेश्चन का आंसर है डी, प्रोडक्ट को आप इंप्रूव करोगे। कैसे बच्चे? आपका तो प्रोडक्ट कंज्यूमर को पता है ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है, अब इनकम उसकी इतनी बढ़ गई लेकिन उसकी डिमांड फिलहाल उतनी नहीं बढ़ी, क्या प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे? नहीं, नहीं करोगे प्रमोट, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। कॉस्ट को कंट्रोल करोगे? नहीं, कॉस्ट को कंट्रोल करके क्या फायदा हो गया? जब आपकी इनकम बढ़ गई, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, तो कॉस्ट के कम होने से क्या तब भी खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। तो ना ऑप्शन ए है ना बी है। प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग, रीपोजिशनिंग ओके, ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन रीपोजिशनिंग कैसे हो सकती है प्रोडक्ट की? रीपोजिशनिंग का मतलब अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव कर दोगे, ठीक है। अगर ना कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे बच्चे कोई भी ले लो, क्लोथिंग ले लो, है ना, ये कोई भी एक कपड़ा है आपका, जैसे गारमेंट्स हो गए ना, फॉर एग्जाम्पल टॉप ले लो, है ना, शर्ट्स ले लो। अब आपकी इनकम बढ़ गई लेकिन आप अभी भी इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे इनकम इलास्टिक बहुत लो है, ठीक है। तो ना कंपनी क्या करेगी, इस प्रोडक्ट को बहुत इंप्रूव करेगी, कोई नया स्टाइल ले आएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन इंप्रूव करेगी। उस वजह से इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर ये डिमांड करेगा। अब प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग क्या होती है वो देखिए। इट इज द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ मेजर चेंज। देखो बच्चे, ये हो आप, ये कंज्यूमर है, ये उसका माइंड है। अब माइंड के बारे में बात करते हैं। जो एक प्रोडक्ट ए है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। कंज्यूमर के माइंड में ना सबसे पहला नाम है ए का, प्रेफरेंस के हिसाब से, फिर है बी, फिर आती है सी। अब सी ऐसा क्या करे ये सबसे ऊपर चली जाए, मतलब सी की पोजीशन चेंज हो गई, दिस इज रीपोजिशनिंग। ये था मतलब आसान भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन हो गए। एवरेज हर सब्जेक्ट हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक्स में 10 से ज्यादा आए कि 10 से कम आए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स?
ये कुछ 5 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से इसका कॉम्बिनेशन बताइए और फिर चलो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इंक्लूड्स बी एंड डी। बी एंड डी, ठीक है। क्या हमें पता है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? बिल्कुल, और इंडिफरेंस कर्व की हमें शेप भी पता है, ये होती है इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है एंड जो इसका स्लोप होता है ना वो डिक्लाइन करता है। इसका स्लोप क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Marginal rate of substitution is slope of IC and it declines, which means it is diminishing. तो ऑप्शन बी तो होना ही चाहिए। जहां ऑप्शन बी नहीं है ना उसको तो काट दो, ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन। और हमें पता है कार्डिनल एनालिसिस होता है, एक ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल में आता है इंडिफरेंस कर्व, तो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ना यहाँ पे एक नया पॉइंट आपको दिखेगा विच इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये हमारा आईसी में नहीं होता, ये हमारा आइसो क्वांट कर्व में होता है, इसी वजह से ऑप्शन सी नहीं है आंसर। हमें आंसर मिल चुका है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी है। आगे देखिए, अच्छा ये आईसी का स्लोप डिमिनिश क्यों करता है हमें पता नहीं, कन्वेक्स है। ये पहले इतना लूज कर रहे हैं आप गुड वाई, सो दैट एक यूनिट गुड एक्स की मिल जाए। अब ना आप 4 यूनिट्स, पहले 6 यूनिट्स दे रहे थे गुड वाई की, अब 4 देंगे ताकि एक यूनिट गुड एक्स की मिल जाए। अब सिर्फ 2 दोगे, अब फिर लास्ट में 1 दोगे। आपको नहीं लग रहा आपका सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है? इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसकी भी मैंने आपको, इसका क्या रीजन है, हर चीज मैराथन में प्रोवाइड करी गई है, उसको देख लेना, सारी की सारी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। आगे देखो बच्चे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग अ हाई प्राइस व्हेन अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रेजुअली लोअरिंग द प्राइस इज कॉल्ड स्किमिंग है, पीक लोड है, पेनिट्रेशन है कि डंपिंग है? क्या बोलते हैं उसको? जल्दी से आंसर बताइए, बहुत सिंपल है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, प्राइस स्किमिंग। आइए समझते हैं, ये कुछ मेथड्स हैं, प्राइसिंग के मेथड्स हैं, ये भी हमने कवर किए हैं। ये देखो बच्चे, मार्केट स्किमिंग, अब ये वो है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। स्किमिंग में पता है क्या होता है? सबसे हाई प्राइस पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आईफोन देख लो कितने महंगे इंट्रोड्यूस होते हैं और लास्ट में आते 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 उनके जो प्राइस है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैराथन में हो रखी हैं, ठीक है, इस वजह से मैं आप इन डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। मार्केट पेनिट्रेशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही लो प्राइस से स्टार्ट होता है कंज्यूमर। जैसे रिलायंस जियो ने, जब इनके सिम आए थे कितना सस्ता था, ऑलमोस्ट फ्री का, ठीक है, तो बहुत ही लो प्राइस से चार्ज करके, और जब आपकी मोनोपोली हो जाए फिर प्राइस बढ़ा दो। बहुत बड़ी चालाकी है यहाँ तो। पीक लोड प्राइसिंग का ये मेथड है, मतलब है कि ना आप टाइम के बेसिस पे प्राइस चार्ज करना, ठीक है। अब वो टाइम हो सकता है या कोई सीजन हो सकता है। अब जैसे देखो गर्मियों में कूलर के प्राइस या एसी के प्राइस महंगे हो जाते हैं। एक और बात, जब मूवी देखने तो जाते होंगे ना सारे बच्चे, सुबह के टाइम की जो मूवी की प्राइस टिकट्स है ना वो सस्ती होती हैं, शाम को महंगी होती हैं। दिस इज पीक लोड प्राइसिंग। डंपिंग क्या होता है? अच्छा ये ऑप्शन आ रखा था डंपिंग, आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर ने ए नाम लिख दिया है डंपिंग, मतलब उसकी नजर में है ये कॉन्सेप्ट। हो सकता है आगे सालों में इससे क्वेश्चन आ जाए। डंपिंग का ये मतलब होता है कि आप ना, आप कौन है? आप प्रोड्यूसर हैं, आप अपनी कंट्री में महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे और दूसरी कंट्री में सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे, राइट, दिस इज कॉल्ड डंपिंग, ठीक है। ये चीजें भी हमने सारी कवर करी हुई हैं अपनी मैराथन में, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी जिसके वो पहले आएगा, और अंत वाला प्रोडक्ट जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो आएगा। ये 4 हैं, आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चले बच्चे इसका आंसर देखो, इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, नेसेसिटीज गुड्स। आपको पता है ना कि इनकी प्राइस इलास्टिसिटी सबसे कम होती है। देखो दवाइयां हैं, दवाइयां तो नेसेसिटी होती है ना, दवाइयों का प्राइस इतना बढ़ जाए
क्या दवाइयों की डिमांड नहीं करेंगे? वो तो ज़रूरत है आपकी, आपको लेना ही लेना है, कंज्यूम करना ही दवाई को। तो ज़्यादा प्राइस बढ़ने से या ज़्यादा प्राइस कम होने से दवाइयों की डिमांड में अंतर नहीं आता। तो नेसेसिटी ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आएगा। जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले नहीं है ना, उसको काट दो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात है इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा होगा आंसर अपना। सबसे लास्ट में वो प्राइस इलास्टिसिटी आनी चाहिए जिसका हल्का सा प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत अंतर आए, तब होती है हाई प्राइस इलास्टिसिटी। वो होगी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, देखो ये एक सेलर है, ये दूसरा सेलर है, ये 10 रुपए की मैगी बेच रहे हैं और ये वाले भाई साहब 11 रुपए की मैगी बेच रहे हैं। आप में से कोई बच्चा नहीं होगा जो इससे मैगी खरीदेगा। सारे, अच्छा क्वालिटी वगैरह हर चीज सेम है, सारे इससे ही अपनी मैगी खरीदेंगे। तो इन्होंने हल्का सा प्राइस चेंज किया और डिमांड देखो बिल्कुल जीरो पे आ गई। होमोजीनियस प्रोडक्ट ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, राइट। तो ए ऑप्शन सबसे लास्ट में आनी चाहिए और वो हमें मिल रही है इसमें। इसी वजह से अपना ये आंसर होगा, राइट। आगे देखो, यू नीड टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अच्छा, लिस्ट वन में है बात मार्केट फॉर्म्स की, 4 फॉर्म्स होती हैं, और लिस्ट टू में है रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट का क्या रोल है ये देखते हैं। जल्दी से इसका आंसर देखो क्या होगा बच्चे। अभी हम डिस्कस करते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, हमें पता है। लेकिन अगर होती तो उससे क्या होता, उससे ना उसका मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाता। ठीक है, सबको पता चल जाता कि हाँ ये कर रहे हैं, उसका मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाता। मोनोपोली में ना, हमने ये चीज पढ़ी भी हुई है, मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और जो उनका काम है ना वो बस ये बताना कि हाँ ये प्रोडक्ट है। तो मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट क्यों होती है? जस्ट टू इंटीमेट कि अच्छा ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो बी का 4 होगा। जहां ऑप्शन में बी का 4 नहीं है ना, उसको काट दो, हमारे पास स्ट्रेट अवे आंसर आ चुका है बी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, अच्छा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल दीजिए, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सेलिंग कॉस्ट टीवी में ऐड आती है ना, ये क्यों करते हैं सेलिंग कॉस्ट? सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। सी का होगा 2, राइट। और लास्ट है ओलिगोपॉली, यह सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि इनको सरवाइव करना है मार्केट फॉर्म में। ठीक है, तो डी का है ऑप्शन नंबर 1, इसी वजह से राइट आंसर इज बी। ओके बच्चा, आगे देखो, ये है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और इलिगोपॉली में सेलिंग कॉस्ट दिखा रही हूँ मैं आपको। परफेक्ट में कोई नहीं होती, मोनोपोली में थोड़ी सी होती है। और क्या पर्पस होता है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताना कि हाँ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। मोनोपोलिस्टिक में हाई होती है और सबसे ज्यादा हाई ओलिगोपॉली में आपको मिलेंगी सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, और ये डिफरेंस का चार्ट भी हमने अच्छे से समझा था अपनी मैराथन में, ये देखिए। अच्छा 10 क्वेश्चन होते हैं एवरेज एक सब्जेक्ट के, ये देखो 11th क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट, सैटिस्फाइंग की रेंट? इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी, सैटिस्फाइंग बिहेवियर। समझो क्वेश्चन को, बहुत मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? जो कोई कंस्ट्रेंट है हमारे पास, उसको मैं ऑप्टिमाइज कर दूं। कंस्ट्रेंट क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? जैसे आपका बजट है, कोई भी सामान लेना है ना, हमेशा आपके पास एक बजट रहेगा कि हाँ इतने तक का ही सामान लेना है। तो ये देखो, जो आपकी इनकम है वो कंस्ट्रेंट है। अगर इनकम बढ़ जाए, अगर कंस्ट्रेंट को ऑप्टिमाइज कर लो, मतलब इनकम आपकी बढ़ गई, तो आपको नहीं लगता आप ज्यादा सामान ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी? तो आंसर इज सी, सेटिस्फाइंग बिहेवियर, राइट। Constraint optimization is one of the fundamental tools in economics and in real life. Consumer maximize their utility subject to many constraints, और एक होता है constraint आपका बजट का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स एनालाइज द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 11 क्वेश्चन में 9 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंज्यूमर की अजम्पशन से भी, कितनी बेसिक चीज है जो हम इग्नोर कर देते हैं, कंज्यूमर की अजम्पशंस, यहां से भी एक क्वेश्चन आए हैं। कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आया है, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन से भी आया है, इलास्टिसिटी से 2 क्वेश्चन आए। ये तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, इलास्टिसिटी, 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 11 में से 2 क्वेश्चन। इंडिफरेंस कर्व से भी एक क्वेश्चन आया है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो याद है ना क्वेश्चन स्किमिंग वाला, उससे एक क्वेश्चन आया है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट से तो आता ही आता है, ये तो कभी इग्नोर मत ही करना, इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स से भी एक क्वेश्चन आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में। अब जानना है कि इवनिंग शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। एंड द रिजल्ट्स आर शॉकिंग फॉर इवनिंग शिफ्ट, यू विल बी शॉक्ड। ओके, तो उस वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपके कोई फीडबैक है मेरे लिए, कोई क्वेश्चंस हैं बच्चे, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फीडबैक अच्छे देंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए होगा तो हम इम्प्रूव कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन में तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर ज़रूर शेयर करना, राइट। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।